Hello, my dear psychology enthusiasts. I'm Tanya and I welcome you all to my channel Psyched by Tanya. In the last session, we started with the psychodynamic approach and we did it till the ego defense mechanism. In today's session, we are going to start with the stages of personality development given by Sigmund Freud. So, without any further delay, let's begin with the chapter. Okay, so let us now proceed further with the chapter. Stages of personality development. Freud claims that the core aspects of personality are established early and remain stable throughout our life. फ्रॉइड का क्या कहना था कि हमारे अंदर जो पर्सनालिटी फैक्टर्स होते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती है, वो बहुत जल्दी एंड बहुत ही अर्ली स्टेज से डेवलप होना चालू हो जाती है और वो चीज़ स्टेबल रहती है थ्रू आउट आर लाइफ. वो चीज़ें यूजुअली चेंज नहीं होती. जो हम बहुत बचपन में सीख लेते हैं वो कांस्टेंट रहता है हमारे एंड तक भी, राइट, एंड कैन बी चेंज्ड ओनली विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी. अगर बचपन में कोई हैबिट डेवलप हो जाती है विच इज़ नॉट राइट या जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, तो उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. He proposed a 5-stage theory or personality, also called psychosexual theory of development. ठीक है. Problems encountered at any stage may arrest development and have a long-term effect on a person's life. ठीक है. अब फ्रॉइड ने क्या दिया, 5 स्टेजेस दिए कि इस स्टेज में ये वाली चीज़ डेवलप होती है, इस स्टेज में ये डेवलप होता है, इस स्टेज में इससे रिलेट करते हैं. ऐसे करके उसने 5 स्टेजेस दिए एंड उसने बताया किस किस स्टेज में क्या क्या चीज़ें डेवलप होती है और उसका इम्पैक्ट फिर उसने बताया थ्रू आउट लाइफ क्या रहता है, उस डेवलपमेंट का भी इम्पैक्ट एंड ऑल्सो अगर वो डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो भी फ्रॉइड ने बताया है. ठीक है. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट इज द ओरल स्टेज. ओरल स्टेज क्या होता है, एकदम न्यूबॉर्न या इन्फेंसी वाली टाइम पीरियड में होता है. A newborn's instincts are focused on his mouth. माउथ क्या बन जाता है, उसका एक प्राइमरी प्लेजर सीकिंग सेंटर बन जाता है. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बचपन में उसके माउथ से ही उसको सारे ग्रेटिफिकेशन मिलते हैं. जैसे उसको फूड तभी मिलता है, फूड से उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसकी हंगर रिड्यूस होती है. ठीक है. वो बैबलिंग करता है, क्राइंग करता है, थम सकिंग करता है. सो दीज आर ऑल व्हाट प्लेजर सीकिंग एक्टिविटीज़ जो इन्फेंट होता है वो किससे करता है, माउथ से. सो इट बिकम्स प्राइमरी सेंटर फॉर ओरल ग्रेटिफिकेशन, राइट. It is during these early months that people's basic feelings about the world are established. यानी कि कोई बच्चा है अगर एंड उसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार से, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए अगर उसको हम बड़ा करते हैं, उस एज में उसको बहुत ज़्यादा केयर मिली होती है, तो ही फील्स दैट एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस, आई विल गेट व्हाट आई नीड एवरी टाइम. ठीक है. एंड अगर उसी एज में उसका ध्यान नहीं रखा जाता है, उसको जब खाना चाहिए उसको मिल नहीं रहा है, उसको थोड़ा डिलेड हर चीज़ में ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, तो व्हाट ही विल फील दैट मे बी आई हैव टू रिलाई अपॉन माई सेल्फ टू गेट थिंग्स. मेरी नीड्स इतनी आसानी से तो पूरी नहीं होने वाली है, राइट. सो ये जो बेसिक आइडियाज़ होते हैं अबाउट लाइफ एंड अबाउट पीपल, वो कब डेवलप होते हैं, ओरल स्टेज में डेवलप होते हैं. Thus, for Freud, and an adult who considers the world a better place probably had difficulty during the oral stage of development. इसका क्या मतलब है, अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि I cannot trust anybody, I don't feel secure in this place, या I don't feel my needs are going to be fulfilled by anyone, I only have to rely upon myself. तो वो basically कौन सी feelings है, feeling that the world is not meant for him, that or the world is a bitter place, right. तो ये सारी फीलिंग कब डेवलप होती है, जब चाइल्डहुड में थोड़ी नेग्लेक्ट फेस करी हो या नीड्स प्रॉपरली फुलफिल ना हुई हो, डिलेड फुलफिलमेंट हुआ हो, उस टाइम. ठीक है. देन कम्स द एनल स्टेज. एनल स्टेज क्या होता है, 2 to 3 ईयर्स के चाइल्ड में देखा जाता है. It is found that around ages 2 and 3, the child learns to respond to some of the demands of the society. और प्रिंसिपल डिमांड सोसाइटी या पेरेंट्स क्या करते हैं, दैट द चाइल्ड लर्न्स टू कंट्रोल द बॉडीली फंक्शंस ऑफ यूरिनेशन एंड डेफिकेशन. एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दीज फंक्शंस ऑन योर सेल्फ बाय योर सेल्फ, राइट. बचपन में तो पेरेंट्स ध्यान रख लेते हैं, बट आफ्टर दैट दे एक्सपेक्ट यू टू बी दिस रिस्पॉन्सिबल दैट यू नो व्हेन यू वांट टू यूरिनेट, यू नो व्हेन यू वांट टू डेफिकेट, एंड यू टेल देम एंड यू डू दैट वर्क ऑन योर ओन विदाउट एनी असिस्टेंस. ये चीज़ वो एक्सपेक्ट करते हैं और बच्चे भी ये समझ जाते हैं दैट दिस इज़ नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस आवरसेल्व्स. ये एज में हम आ गए हैं. ठीक है.
Most children at this age experience pleasure in moving their bowels. The anal area of body becomes the focus of certain pleasurable feelings. ठीक है? This stage establishes the basis for conflict between the id and the ego, and between the desire for babyish pleasure and demand for adult controlled behavior. बेसिकली id क्या होगा, वो चाहेगा कि मुझे बेबीश प्लेजर मिले, जो चीज़ मुझे चाहिए वो अपने आप मुझे मिल जाए, मुझे मेहनत ना करनी पड़े. एंड ईगो क्या बोलेगा, नो इट्स नॉट राइट, अब रियलिटी पे आओ. ठीक है, गेट द रियलिटी चेक. नाउ यू हैव टू डू दीज थिंग्स योर सेल्फ. नो बडी इज गोइंग टू असिस्ट यू इन दैट. दे कैन हेल्प यू, बट द मेजर वो फंक्शन इज टू बी डन बाय यू. ठीक है, तो ये वाला स्टेज होता है वेयर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इड एंड द ईगो अकर्स. तो ये वाला पॉइंट हमें बहुत अच्छे से याद रखना है. देन कम्स द थर्ड स्टेज विच इज़ द फेलिक स्टेज, और ये कौन सी एज के अराउंड होता है, 4 and 5 years ऑफ एज. दिस स्टेज फोकसेस ऑन द जेनाइटल्स. इस स्टेज में और लास्ट जो स्टेज है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, सो जस्ट बी वेरी केयरफुल वाइल अंडरस्टैंडिंग एंड वाइल राइटिंग योर आंसर्स. At around ages 4 and 5, children begin to realize the differences between male and female. उनको समझ आता है, yes, these are two different genders and ऐसा ऐसा होता है. ठीक है, they become aware of the sexuality and the sexual relationship between their parents. उनको समझ में आने लग जाता है what are the two different genders, क्या differences हैं उनमें, and उनके parents के बीच में क्या relationship है, sort of. ठीक है, not exactly but ऐसे. During this stage, the male child experiences the Oedipus complex, which involves the love for the mother and hostility towards the father. Basically, उन्होंने फ्रॉइड ने क्या बोला कि Oedipus complex क्या है, इस एज में अराउंड 4 to 5 years की एज में a boy child experiences लव वाली फीलिंग फॉर हिज मदर, एंड उसको लगता है वाई इज़ माई फादर गेटिंग सो क्लोज टू हर, या वाई इज़ ही द पर्सन, मैं क्यों नहीं हूँ उस जगह. ठीक है, तो थोड़ी सी वैसी वाली फीलिंग्स उन्होंने बोला कि मेल चाइल्ड को आती है ड्यूरिंग दैट एज. ठीक है, एंड द कॉन्सिक्वेंट फियर ऑफ पनिशमेंट और कैस्ट्रेशन बाय द फादर. बेसिकली ये किस स्टोरी पर बेस्ड है, किस कैरेक्टर पर बेस्ड है. Oedipus was a Greek king who unknowingly killed his father and then married his mother. उनको फीलिंग आती है to get married by their mother, right? तो उस के नाम पर, उस Oedipus जो ग्रीक कैरेक्टर था उसके नाम पर ये चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करा गया है. ठीक है, तो क्या होता है, यू फील सेक्शुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर मदर अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, एंड यू डेवलप बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी या बहुत ज़्यादा अजीब फीलिंग्स अबाउट योर फादर, and also you are scared कि if I am feeling so and so, then my father is going to punish me or he is going to castrate me, right? A major developmental achievement of this stage is the resolution of Oedipus complex, that you understand this is not right, this is not morally correct, she is my mother and he is my father, I need to be acting like a child only of them, right? A major developmental achievement is this. This takes place by accepting the father's relationship with his mother and modeling his own behavior after his father. That father आपके रोल मॉडल बन जाते हैं उस टाइम पर, राइट? अब गर्ल्स के लिए कौन सा ओडिपस कॉम्प्लेक्स का एक फीमेल वर्जन दिया गया था, विच वॉज द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. जो इलेक्ट्रा एक ग्रीक कैरेक्टर थी जिसने अपने भाई को इंड्यूस करा था कि अपनी मदर को मारने के लिए. follows a slightly different course. इसमें क्या था, by attaching her love to the father, a girl tries to symbolically marry him and raise a family. Same चीज़ है, that sexually attracted to her father and she would want to raise a family with him. ठीक है, when she realizes that this is unlikely, she begins to identify with her mother and copy her behavior as a means of getting or sharing in her father's affection. क्या करेंगे, मम्मा की तरह ड्रेसअप होके आ जाएंगे, मम्मा की तरह बिंदी लगा कर आ जाएंगे. सो ऑल दीज थिंग्स आर टू गेट द अटेंशन ऑफ द फादर, ताकि उनको जैसे फादर मदर की तरफ अफेक्टेड फील करते हैं, अफेक्शन शो करते हैं, वैसे ही थोड़ा बहुत अफेक्शन उनकी तरफ भी शो करें. ओके, द क्रिटिकल कॉम्पोनेंट इन रिजॉल्विंग ओडिपस कॉम्प्लेक्स is the development of identification with the same sex parents, that you now, पहले तुम opposite sex parents से क्या थे, attracted feel कर रहे थे, now you should lose that feeling and you should find your same sex वाला parent as your role model. You should understand you have to become like them, right? In other words, boys give up sexual feelings for their mothers and begin to see their fathers as role models rather than their rivals. पहले हमने देखा था ना, hostility वाली feeling होती है, but then they leave that feeling and they
बिकम देयर रोल मॉडल्स वाला फैक्टर. गर्ल्स गिव अप देयर सेक्शुअल डिजायर्स फॉर देयर फादर एंड आइडेंटिफाई विद देयर मदर. ठीक है. देन कम्स द फोर्थ स्टेज विच इज़ द लेटेंसी स्टेज. लेटेंसी स्टेज क्या होता है? 7 ईयर्स से लेकर प्यूबर्टी यानी टीनेज अराउंड के पहले तक चलता है. During this period, the child continues to grow physically, but sexual urges are relatively inactive. वो अपनी बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में academics पे फोकस ज़्यादा करते हैं and they don't look for their sexual feelings. Much of a child's energy is channeled into social और achievement related activities. स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, डांस में जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें. ठीक है. Then comes the genital stage. अब फैलिक स्टेज जो था वो भी जेनाइटल से रिलेटेड था एंड नाउ अब एक जेनाइटल स्टेज भी आ गया. तो वी मस्ट अंडरस्टैंड क्या डिफरेंस है. ड्यूरिंग दिस स्टेज द पर्सन अटेन्स मेच्योरिटी इन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट. उस टाइम तो क्या था? यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू योर फादर एंड मदर ओनली, विच इज़ नॉट राइट. उस टाइम पर बस हमको एक नॉलेज आई थी एट गेस दीज आर डिफरेंट सेक्सेस, दिस इज़ द मेल थिंग एंड दिस इज़ द फीमेल थिंग. तो उनको इतना सा डिफरेंस समझ में आया था बस. अब ये थोड़े से मेच्योर हो गए हैं और उनको अंडरस्टैंडिंग है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की. द सेक्सुअलिटी, फियर्स एंड रिप्रेस्ड फीलिंग्स ऑफ द अर्लियर स्टेजेस यानी क्या? फैलिक स्टेज, वो वापस से एग्जिबिट होती है. लेटेंसी में तो हमने उसको छोड़ ही दिया था, फैलिक में डेवलप हुआ, लेटेंसी में भी ड्रॉप्ड इट एंड अगेन देन थोड़ा मेच्योरिटी के साथ. पहले वाला वॉज इमेच्योर, अब मेच्योरिटी के साथ यू अगेन पिकअप दैट फैक्टर and these feelings are again exhibited. People learn to deal with the members of opposite sex in a socially and sexually mature way. वैसे नहीं जैसे पहले फील कर रहे थे. अब थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ यू डेवलप दैट फीलिंग एंड एक्सप्रेस करने का तरीका भी थोड़ा सा मेच्योर होता है, थोड़ा सा रीजनेबल होता है. However, if the journey towards this stage is marked by excessive stress or overindulgence, it may cause fixation to an earlier stage of development. अगर इस स्टेज में आप या तो बहुत ज़्यादा खुद को इंडल्ज कर रहे हो इसमें या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो दैट हाउ टू गेट इनटू दिस, कैसे मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँ, समझूँ, तो ये आपको फिक्सेट कर देता है टू द अर्लियर स्टेज विच वॉज द लेटेंसी स्टेज की. करना ही नहीं है, अपन तो अचीवमेंट ओरिएंटेड रहेंगे, राइट. देन ही टोल्ड कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर चाइल्ड इन स्टेजेस में से किसी भी स्टेज की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व नहीं कर पाता है. Freud's theory also postulates that as children proceed from one stage to another stage of development, they seem to adjust their view of the world. Failure of a child to pass successfully through a stage leads to fixation to that stage. Basically, हर एक स्टेज से आप जब फॉरवर्ड करते हो आगे की तरफ, यू एडजस्ट योर व्यू पॉइंट अकॉर्डिंगली ऑफ द वर्ल्ड, राइट. अगर आप किसी भी स्टेज में फेल कर जाते हो टू एडजस्ट, तो वो आपको किस पे लीड कर देता है? फिक्सेशन पर. इन दिस सिचुएशन द चाइल्ड्स डेवलपमेंट गेट्स अरेस्टेड एट एन अर्लियर स्टेज. फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हु डज नॉट पास सक्सेसफुली थ्रू द phallic stage fails to resolve the Oedipal complex and may still feel hostile towards the parent of the same sex. ठीक है, this is an example of how you get fixated to that particular stage until that resolves. ठीक है. This failure may have serious consequences for the child's life. Such a boy may may come to consider that men are generally hostile and may wish to relate to females in a dependable relationship, right? Regression is also a likely outcome in such situation. इसमें आप उस स्टेज पर नहीं अटके रहते हो, आप पीछे वाले स्टेज पर चले जाते हो. जैसे कि if a person has got fixated to that stage, जो phallic stage है, अब वो क्या करेगा? रिग्रेशन करेगा. फैलिक स्टेज तो रिजॉल्व हुआ नहीं, वो अपना एनल स्टेज पर ही रुक जाएगा. ठीक है. इट टेक्स द पर्सन बैक टू एन अर्लियर स्टेज. Regression occurs when a person's resolution of problem at any stage of development is less than adequate. जितना होना चाहिए था उससे तो काफ़ी ज़्यादा कम है, जितना मिनिमल रिक्वायर्ड था उससे कम एडजस्टमेंट आपका हुआ है. In this situation, people display behaviors typically of a less mature stage of development. समझ में आया? पिछले स्टेज की तरह से आप एक्ट करना शुरू कर देते हैं. तो यू कैन गेट अ डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन फॉर फिक्सेशन एंड रिग्रेशन, और आपको डेफिनेशंस भी आ सकती है टू एक्सप्लेन करके, एंड यू मे गेट कंफ्यूज फिक्सेशन क्या था या रिग्रेशन क्या था. बी फोकस टूवर्ड्स द वर्ड. फिक्सेशन मतलब जो स्टेज आपका रिजॉल्व नहीं हुआ उस पर ही फिक्सेटेड हो. इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स वाला एग्जाम्पल हमको यहाँ लेना है. एंड रिग्रेशन क्या होगा? जिस स्टेज से आप रिजॉल्व नहीं कर पाए, अब उसके पिछला स्टेज जो था उसकी तरह आप एक्ट करेंगे.
ठीक है, फोकस ऑन द की टर्म्स एंड अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज, ठीक है। एंड जो मैंने बताया जेनाइटल स्टेज और फैलिक स्टेज, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। Post-Freudian approaches. A number of theorists further developed their ideas following Freud. Some had worked with him and then moved on to develop their own versions of psychoanalytic theory. यानी उसी के डिसाइपल्स ने आगे उस थ्योरी को फॉर्मुलेट करा या कुछ क्रिटिक्स तक दिए, ठीक है, फ्रॉइड की थ्योरी पर। इन थ्योरिस्ट को हमने क्या बोला है, न्यू एनालिटिक या फिर पोस्ट फ्रॉइडियन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, theorists, in order to differentiate their work from Freud's. These theories are characterized by less prominent roles to sexual and aggressive tendencies of the id and expansion of the concept of ego. अब हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, हमने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स पढ़े, हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़े, ठीक है। ये सारी चीज़ों से हमको क्या दिख रहा है कि फ्रॉइड की जो थ्योरी थी, फ्रॉइड ने जो चीज़ों पर फोकस करा था, इट वर मेजरली रिवॉल्विंग अराउंड इड का क्या रोल है, ठीक है। उसके जो डिसाइपल्स थे उन्होंने किसको ज़्यादा फोकस में लिया, ईगो को, रियलिटी प्रिंसिपल वाले स्ट्रक्चर को, राइट। द ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ क्रिएटिविटी, कॉम्पिटेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आर एम्फसाइज्ड। सम ऑफ दीज आर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड हियर। अब सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कार्ल यूंग, जिनकी थ्योरी का नाम क्या था, एम्स एंड एस्पिरेशंस। Jung worked with Freud in his early stages of career, but later on he broke away from Freud. उनको नहीं समझ आ रही थी उनकी बातें, उनके ओपिनियंस अलग थे, ठीक है। Jung saw human beings guided as much by aims and aspirations as by sex and aggression, ठीक है। उन्होंने बोला सिर्फ सेक्सुअल डिजायर्स या अग्रेशन ही नहीं है, सिर्फ एनिमल ड्राइव्स ही नहीं है जो इड बताता है। There are many egoistic drives या aims and aspirations which guide a person to lead his life. He developed his own theory of personality called the analytical psychology. The basic assumption of this theory is that personality consists of competing forces and structures within the individual, जिनको balance होना ज़रूरी है, rather than between the individual and the demands of society or between the individual and reality. उसने क्या बोला, इंडिविजुअल का बाकी लोगों से, यानी इंडिविजुअल का सोसाइटी से या इंडिविजुअल का रियलिटी से लेन देन नहीं है, उसका जो उसके अंदर फोर्सेस है उसी के अंदर क्या है, कंपटीशन है, ठीक है। Jung claimed that there was a collective unconscious consisting of archetypes or primordial images. These are not individually acquired but are inherited. यानी आप कुछ इमेजेस फॉर्म करते हो, कि हम बोलते हैं भारत माता, राइट। तो भारत माता क्या है, एक आर्कीटाइप है, एक प्रीमॉडल इमेज है जिसको हमने एक्वायर करा है, हमारे अंदर तो नहीं थी ऑलरेडी, हम जैसे जैसे बड़े हुए हमने सीखा, ठीक है, वो वाली चीज़ उन्होंने बताई। These are the god or the mother earth is a good example of archetypes. They are found in myths, dreams and arts of all mankind. Jung held that the self strives for unity and oneness. सब मिलकर खुद के अंदर एक unity होनी चाहिए, right? It is an archetype that is expressed in many ways. He devoted much of his efforts to study such expressions in various traditions. कि अलग अलग traditions में, अलग अलग cultures में ये चीज़ कैसे express होती है। According to him, for achieving unity or wholeness, a person must become increasingly aware of the wisdom available in one's personal and collective unconscious, ठीक है, and must learn to live in harmony with it. खुद के अंदर की जो चीज़ें हैं, सोसाइटल जो चीज़ें हैं, जो आर्केटाइप्स फॉर्म कर रखे हैं, उनके बीच में यूनिटी डेवलप करना, इट्स नॉट वर्सेस, इट्स टुगेदर, ठीक है, and must learn to live in harmony with it. Then the second theory was given by Karen Horney, which was about optimism. Horney was another disciple of Freud who developed a theory that deviated from basic Freudian principles. उन्होंने क्या बोला, she adopted a more optimistic view of human life with emphasis on human growth and self-actualization. Again, उन्होंने sexual drives को emphasis में नहीं लिया, उन्होंने किस पे emphasis लिया, human growth और self-actualization पर। Horney's major contribution lies in her challenge to Freud's treatment of women as inferior. फ्रॉइड के इवन जो सब्जेक्ट्स होते थे वो भी सब मैन होते थे, फ्रॉइड ने कभी भी फीमेल्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी इन हिज टेस्टिंग्स। तो कैरन हॉर्ने वॉज नॉट अग्रीइंग विद दैट फैक्टर, तो उन्होंने क्या करा, विमेन वाली साइड लाई।
According to her, each sex has attributes to be admired by the other and neither sex can be viewed as superior or inferior. Women की कुछ qualities हैं जो मेल admire करते हैं, मेल की कुछ क्या बोलते हैं फैक्टर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फीमेल्स admire करती है. दोनों are equally important. ऐसा नहीं है one is superior and another is inferior. ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. She countered that women were more likely to be affected by social and cultural factors than by biological factors. उनके अंदर सिर्फ animal drives नहीं work करती है. They are very much influenced by the society and by the culture. ठीक है. She argued that psychological disorders were caused by disturbed interpersonal relationship during childhood. ये सब ना थ्योरीज के जो कीवर्ड्स हैं ये आ जाते हैं. किसने किस पर बेस्ड थ्योरी दी थी, क्या कीवर्ड्स थे. कैरन हॉर्ने ने क्या बोला था कि डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अकर होते हैं. व्हेन पेरेंट्स बिहेवियर टुवर्ड अ चाइल्ड इज इनडिफरेंट, डिस्करेजिंग एंड इरेटिक, यानी नेग्लेक्ट शो हो रही है बचपन में, द चाइल्ड फील्स इनसिक्योर एंड फीलिंग ऑफ बेसिक एंजाइटी रिजल्ट्स. ठीक है, कि आप किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे बेसिकली. Deep resentment towards parents or basic hostility occurs due to this anxiety. By showing excessive dominance or indifference or by providing too much or too little approval, parents can generate among children feelings of isolation and helplessness which interfere with the healthy development. इसलिए ना ज़्यादा too much involvement required है, ना too little involvement required है. It should be given when needed and जब नहीं required है तो you should just let the person do things accordingly ताकि उनका development hamper ना हो. Okay? Then comes Alfred Adler, जिन्होंने लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट करके थ्योरी दी या इस पर बेस्ड थ्योरी दी. Adler's theory is known as individual psychology. His basic assumption is that human behavior is purposeful and goal directed. थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है यूंग वाले से, एम्स एंड एस्पिरेशंस. तो इनका भी यही कहना था कि ह्यूमन उस तरह से एक पर्पस होता है हर एक्शन के पीछे एंड उनका जो भी बिहेवियर होता है वो गोल डायरेक्टेड होता है. इट इज़ टू अचीव समथिंग. Each one of us has the capacity to choose and create. कि हमें क्या करना है, हमें इन सब में से क्या चाहिए और हमें क्या करना है, वो सब एबिलिटी हर एक इंडिविजुअल के अंदर होती है. Our personal goals are the sources for our motivation. अब my personal goal is to become a good teacher, maybe to teach you, maybe to get good, maybe my goal is to help people get good marks. ठीक है, तो उसके वो ही मेरा क्या है, source of motivation to put my videos on YouTube daily, या as I put it. ठीक है, तो पर्सनल गोल्स मोटिवेट अ पर्सन टू वर्क, टू बिहेव इन दैट वे. द गोल्स दैट प्रोवाइड अस विद सिक्योरिटी एंड हेल्प अस ओवरकमिंग द फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी आर इम्पॉर्टेंट इन आवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. आपको कॉन्फिडेंस जो प्रोवाइड करे, आपको अच्छा जो फील करवाए, राइट. हम बोलते हैं ना जो अच्छा लगे उस काम को करना चाहिए, तो वो वाली चीज़ ही है जो आपको थोड़ा सा सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे, जो आपको फील करे दैट येस दिस इज़ अ गुड थिंग विच आई एम डूइंग एंड दिस मेक्स मी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. वो वाली चीज़ें हेल्प्स यू. In Adler's view, every individual suffers from the feeling of inadequacy and guilt, that is inferiority complex, which arise from childhood. Overcoming this complex is essential for optimal personality development. कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है बचपन में कि हमें लगता है we are not enough, we have not done well enough in our life, but उसको रिजॉल्व करना, उस फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी को, इनएडिक्वेसी को ओवरकम करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड एंड होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. ठीक है, सो आई गेस द सेशन इज़ गेटिंग अ लिटिल लॉन्गर एंड इतना इज़ इनफ फॉर टुडे. From the next theory, which is the Erich Fromm's theory, we'll be going to start our next session. So I hope everything was clear to you. If you had any doubts, do comment and also tell me which part of the video was your favorite. So I'll see you in my next videos. Tab tak ke liye take care and bye bye.